हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ के बारे में। ये चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। प्रत्येक वर्ष ये लिखित है, मतलब ये 100 का 1000% गारंटी दिया जा सकता है कि इस चैप्टर से प्रत्येक वर्ष 4 नंबर के प्रश्न आते हैं आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और यही चैप्टर आपका आखिरी चैप्टर होगा विद्युत के बारे में भी पढ़ने का। इसके बाद से हम लोग चुंबक में एंटर कर जाएंगे। हम लोग जो भी चीजें पढ़ेंगे वो चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान से इस चैप्टर को समझिएगा बच्चों। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इसमें विद्युत सेल के बारे में कि विद्युत सेल क्या होता है। कुछ पहले हम डिफिनीशन पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कुछ डिफिनीशन हमें याद करने हैं। तो सबसे पहला हमारा विद्युत या वैद्युत सेल। वैद्युत सेल, अब ये वैद्युत सेल क्या होता है और दूसरे बात से दूसरा नाम हमें याद आएगा बैटरी। अरे सर, आपको तो ये भी नहीं पता, सेल और बैटरी तो एक ही होता है। अभी आपको पता चल जाएगा कि सेल और बैटरी एक है कि अलग है। तो वैद्युत सेल तो हमें सर पता है क्या होता है वैद्युत सेल। सर, वैद्युत सेल एक ऐसा उपकरण है या एक ऐसा यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसी को हम लोग लिख लेते हैं। वैद्युत सेल क्या करता है? सर, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो लिख लीजिए भाई इसी चीज को कि वैद्युत, क्योंकि पूछता है इसलिए लिखवा रहा हूं। मुझे लिखने का और अपने मार्कर के इंक बर्बाद करने का कोई शौक नहीं है, इसलिए लिखता हूं ताकि आप लोग भी इसे समझे कि ये इंपॉर्टेंट और लिखे, क्योंकि ये चीजें पूछता है। तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें चेंज करती है? वैद्युत ऊर्जा में। एक ऐसा युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करके क्या करती है? किसी वैद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। किसी परिपथ में धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। अब आपको यहां पे बहुत ज्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए। छोटा सा डिफिनीशन है, आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, आपको ये याद भी होगा और पहले से भी पता होगा क्योंकि केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में आपने वैद्युत सेल के बारे में पढ़ा होगा। तो वैद्युत सेल क्या है? सर, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है। वैद्युत सेल क्या है? एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब ये बताइए कि सेल और बैटरी में क्या अंतर है? सर जी, हम लोग तो सेल इंग्लिश वर्ड समझते थे और बैटरी हिंदी समझते थे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि सेल भी इंग्लिश है और बैटरी भी इंग्लिश है। सेल भी इंग्लिश है, बैटरी भी इंग्लिश है। तब सर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में बस अंतर इतना ही बच्चों कि सेल के समूह को बैटरी कहते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए ये सेल एक बैटरी है, ये क्या है? बैटरी। सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देख लीजिएगा। गलत रिप्रेजेंट किया हो ना, इसलिए बता रहा हूं। ये बड़ा है एक, तो ये प्लस वाला और ये माइनस है, तो छोटा वाला माइनस। तो ये अगर एक बैटरी है तो इसके अंदर बहुत सारे सेल होंगे और ये क्या मिलके बना देता है? ये मिलके बन गया बैटरी। तो सेलों के समूह को ही क्या कहते हैं? सेलों के समूह को ही बच्चा बैटरी कहते हैं। अभी छोटी छोटी डिफिनीशन है, इसमें मैं बहुत ज्यादा टाइम दूंगा नहीं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे जैसे ही जाते हैं तो इस चैप्टर का एक सबसे इंपॉर्टेंट और पूछे जाने वाला डिफिनीशन आता है सेल का विद्युत वाहक बल।
सेल का विद्युत वाहक बल। अब सर ये विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो सेल का विद्युत वाहक बल है जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, यह आखिरकार होता क्या है। तो लिखेंगे डिफिनीशन बच्चों, डिफिनीशन बोल रहा हूं, हाँ लिखेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल, जिसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल E से, इसे EMF भी कहते हैं, लिख लीजिएगा यहाँ पे EMF फुल फॉर्म, मतलब इंग्लिश का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो है सेल का विद्युत वाहक बल। अब ये सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो पहले इसको थोड़ा सा समझिएगा, फिर हम चीजों को लिखेंगे। ये जैसे मान लीजिए एक वैद्युत परिपथ है जिसमें एक R प्रतिरोध लगा हुआ है और ये जुड़ा हुआ है किसी सेल से, और इसमें मान लीजिए धारा बह रही है, मान लीजिए I इसमें जा रहा है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सेल का बताओ विद्युत वाहक बल क्या होता है, ठीक है, तो किसी आवेश को, धारा क्या है, आवेश ही तो है, कि किसी आवेश को, ध्यान समझिए जो डिफिनीशन में बोल रहा हूं, किसी आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित, क्या बोला मैंने, या किसी आवेश मत रखिए, किसी आवेश रखेंगे तो फिर आपको परिभाषा बोलने में दिक्कत होगी। क्या होता है, E इक्वल टू होता है W/Q, ठीक है, तो आप एकांक से बोलिए, हाँ चलिए, कि एकांक आवेश को क्या बोलेंगे हम लोग, कि एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य ही क्या होता है, किया गया कार्य ही क्या होता है, विद्युत वाहक बल। डिफिनीशन लिखता हूं, लिखिएगा ध्यान से, कि एकांक आवेश को, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, पूरे परिपथ, ये जो आपको पूरा परिपथ दिखाई दे रहा है, इस पूरे परिपथ में सेल सहित, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, सेल सहित मतलब सेल को नहीं छोड़ना है, पूरे परिपथ में, ठीक है, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य ही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। E इक्वल टू लिख लेंगे बच्चों, होता है W/Q। E इक्वल टू क्या होता है, W/Q। क्या हमने यहां पे पढ़ा कि हम अगर कोई एकांक आवेश ले लें और उसे किसी पूरे वैद्युत परिपथ में, और उस विद्युत परिपथ में सेल सहित, ठीक है, यहां पे हम लोग जो लिखे हैं सेल द्वारा किया गया कार्य, इसे हम और भी क्या लिख सकते हैं, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा। यहां पे वही लिखना सही होगा, किया गया कार्य मत लिखिए, दी गई ऊर्जा लिख लीजिए, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, क्योंकि सेल ऊर्जा देगा ना, दी गई ऊर्जा देना ज्यादा सही लग रहा है, दी गई, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को ही सेल का विद्युत वाहक बल कह रहे हैं। समझिए, अब यहां पर एक सेल लगा हुआ है और हमने बोला कि ये एकांक आवेश Q है, ये जो Q है इसका परिमाण कितना है, Q इक्वल टू 1 है, और हमने बोला कि इस जो एकांक आवेश, ये जो आपका Q है, इसको पूरे परिपथ में प्रवाहित करो, और सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करो, और इस एकांक आवेश को इस सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए ये सेल कुछ ना कुछ ऊर्जा जरूर देगा, और जो ऊर्जा ये सेल देगा इसको एकांक आवेश में पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में, वही इस सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि EMF कहलाएगा, और E इक्वल टू होता है W/Q। ठीक है, अब एक बार मैं फिर से परिभाषा बोलता हूं, आप लोग सुनेंगे। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, अब आता है कि विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होगा, तो मात्रक क्या होगा, W/Q। V इक्वल टू भी W/Q होता था, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। जो विभव का मात्रक है वही विद्युत वाहक बल का भी मात्रक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए।
ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। चलिए, इसको फिगर मत इरेज कीजिए। जैसे ही हम आगे चलने की बात करते हैं तो एक नया वर्ड आएगा, टर्मिनल विभवांतर। क्या आएगा सर? टर्मिनल विभवांतर। एक नया शब्द आपसे मिलेगा, वो शब्द होगा टर्मिनल विभवांतर। नया शब्द क्या है भाई? नया शब्द है सर हमारा टर्मिनल विभवांतर। लिख लीजिएगा आप लोग भी, टर्मिनल विभवांतर। ये क्या है सर? टर्मिनल विभवांतर क्या है? टर्मिनल विभवांतर कुछ नहीं है बच्चा, किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य ही टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। विद्युत वाहक बल क्या कहलाता था? सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करते थे, लेकिन यहां पे किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा क्या हो जाएगा? टर्मिनल विभवांतर। किसमें प्रवाहित कर रहे हैं? यहां पे फिर से ध्यान दीजिए, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं? उन बिंदुओं का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। चलिए लिख लेंगे कि एकांक आवेश को किसी परिपथ में, लिख रहा हूं मतलब ये सारे डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एकांक आवेश को किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में, अब यहां पे कार्य ही लिखिएगा, प्रवाहित करने में, क्योंकि ये सेल का टर्मिनल विभवांतर नहीं बोला है, बस बोला टर्मिनल विभवांतर। प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। सेल द्वारा किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। और इसका भी जो फॉर्मूला है वही है V = W/Q, और इसका भी जो मात्रक होगा क्या होगा? वोल्ट ही होगा। चलिए अब इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि मतलब इस परिपथ है, इनमें किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाएगा वही क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। अच्छा सर, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब यहां तक अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो अब आ रहे हैं इस चैप्टर से पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा दूसरे नंबर वाले टॉपिक के बारे में। इस चैप्टर से दो टॉपिक बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, एक किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ, और दूसरा जो है वो टॉपिक है आपका क्या? आंतरिक प्रतिरोध। वही अब हम पढ़ने वाले हैं, तो उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए अब हम लोग चाह रहे हैं किसको पढ़ने? आंतरिक प्रतिरोध के बारे में। और यह आंतरिक प्रतिरोध बहुत बार पूछा गया है। क्या है सर? ये है आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध किसका? सेल का है। ये क्या सर? ये कौन सा नया टॉपिक उठा लाया आपने? ये क्या होता है? तो मैंने बोला सेल का, सर आप लिख रहे हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब ये सर जी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? इससे पहले तो हमने पढ़ा ही नहीं, इसीलिए तो ये इंपॉर्टेंट है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब मैं आपसे बोलूंगा कि जो सेल होता है उसमें भी प्रतिरोध लगता है, उसी को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं बच्चा। सेल के अंदर जो घोल होता है, जो केमिकल कंपाउंड बनाते हैं, जिस मिक्सचर के सहारे हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी रसायन ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, वो जो घोल होता है, जो आयनिक विलयन होता है, वही प्रतिरोध लगाता है। उसी को हम सेल का आयनिक प्रतिरोध कहते हैं। उसी को हम सेल का क्या कहते हैं? आयनिक प्रतिरोध। तो हम इसमें लिखेंगे सेल का आयनिक प्रतिरोध।
ठीक है, इसको हम लिखेंगे पहले आयनिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध लिखेंगे, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। बाहरी प्रतिरोध को हम लोग कैपिटल आर से करते थे, इसको स्मॉल आर से करते हैं। पहले हम लिखेंगे कि ये होता क्या है, और फिर पहले लिखेंगे कि ये होता क्या है, और फिर ये किस पे डिपेंड करता है, ये भी बच्चों हम लोग लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं कि सेल के भीतर नहीं, इसको मत लिखिए, सेल के भीतर, ये लिखिए, सेल के भीतर सेल का घोल, सेल के भीतर सेल का घोल, रासायनिक घोल लिखे ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि घोल कैसा रहता है, रासायनिक। सेल के भीतर सेल का रासायनिक, सेल के भीतर सेल का रासायनिक घोल सेल के भीतर का रासायनिक घोल सेल के अंदर वैद्युत धारा, सेल के भीतर वैद्युत धारा प्रवाह को रोकता है, जिसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, जिसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि सेल के भीतर का रासायनिक घोल सेल के अंदर वैद्युत धारा प्रवाह को रोकता है, जिसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, या हम लिख सकते हैं सेल के भीतर सेल का रासायनिक घोल सेल के अंदर वैद्युत प्रतिरोध लगाता है, वैद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है, जिसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसको मत लिखिए, ऐसे मत लिखिए, ठीक है, इसको लिखिए सेल के अंदर सेल का घोल सेल के अंदर वैद्युत प्रतिरोध लगाता है, बस इतना ही लिखिए, सेल के अंदर वैद्युत प्रतिरोध लगाता है, वैद्युत प्रतिरोध लगाता है। वो 10th के लेवल का डिफिनीशन लग रहा था, ये ठीक है, लग रहा है कि हाँ किसी 12th के बच्चे ने लिखी है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि डिफिनीशन आपसे नहीं पूछता है, पूछता आपसे क्या है, पूछता आपसे है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है। यही पूछा गया है प्रत्येक वर्ष, यही पूछा गया है प्रत्येक वर्ष। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता, सेल के क्या लिखना है हमें, सेल के आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता किन किन चीजों पर निर्भर करता है, तो निर्भर करता है 4 पॉइंट पे, 1 2 3 और ये आपका लास्ट चौथा। पहला क्या है सर, तो पहला ये है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल का, अरे यार ये किससे हम लिख रहे हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, अब मैं इसको आर से डायरेक्ट लिखूंगा इसलिए एक बार लिख दिया हूं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल के प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, समझिएगा। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक सेल है, एक प्लेट बड़ी, दर्शाने का तरीका क्या है,
धनात्मक प्लेट बड़ी, ऋणात्मक प्लेट छोटी। अब इनके बीच की दूरी अगर d है तो जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है d के। दूरी बढ़ेगी तो आंतरिक प्रतिरोध भी अर्थात बढ़ेगा, दूरी घटेगी तो आंतरिक प्रतिरोध भी घटेगा। ठीक है सर। आगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी कि R सेल के घोल में सेल के घोल में डूबे हुए डूबा सेल के घोल में डूबे हुए प्लेटों के क्षेत्रफल के वृत्त क्रमानुपाती होता है। यानी कि मान लीजिए जो एक सेल है, ये किसमें डूबा हुआ है, प्लेट किसमें डूबा हुआ है, ये मान लीजिए इतना, ये मान लीजिए ये पूरा यहां तक डूबा हुआ है और आधा प्लेट नहीं डूबा हुआ है। तो ये जो प्लेट डूबा हुआ है जिसका क्षेत्रफल मान लीजिए a है, तो इस जो डूबे हुए प्लेट के डूबे हुए क्षेत्रफल के वृत्त समानुपाती होता है। यानी कि जितना प्लेट डूबेगा उतना ही आंतरिक प्रतिरोध कम होगा और जितना कम प्लेट डूबेगा उतना ही आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होगा। अगर सेल के प्लेट के पूरा डुबा दिया जाए तो आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो जाएगा और पूरा निकाल लिया जाए तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। अच्छा सर, नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट ये होता है कि जो सेल का आयनिक घोल होता है उसकी सांद्रता पर भी निर्भर करता है, सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है, तो लिख लेंगे कि वैद्युत अपघट्यों की सांद्रता बढ़ाने पर, वैद्युत अपघट्यों की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है, वैद्युत अपघट्यों की सांद्रता बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है। और लास्ट एकदम सिंपल सा है कि वैद्युत अपघट्य और प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या करता है कि जो प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति है उस पर भी निर्भर करता है और जो वैद्युत अपघट्य की प्रकृति है उस पर भी निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, ये हो गया आपका यहां तक। अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक होगा ना चीजें, इसको जल्दी से लिख लीजिएगा, यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगे। अब टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है, इसको लिख लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। किन पर निर्भर करता है, तो प्लेटों के आंतरिक प्रतिरोध के, प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती, डूबे हुए क्षेत्रफल के विरुद्धानुपाती, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ता है और प्लेट की पदार्थ और उस पर भी निर्भर करता है। अब हम हेडिंग डालेंगे क्या, अब हम डालेंगे प्लेट का जो चीजें अभी हमने लिखी थी वही लिखेंगे। जहां जो चीजें हमने अभी पढ़ी थी उनके बीच संबंध क्या है वो संबंध हम निकालेंगे। यानी कि हम आंतरिक प्रतिरोध का जो हमें मान निकालना है उस संबंध की ही सहायता से हम निकाल पाते हैं। मान लीजिए हमको पूछ लिया कि आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, किस सेल में कितना आंतरिक प्रतिरोध होगा, कोई मैथमेटिकल क्वांटिटी आप दे सकते हैं, तो हमारा जवाब क्या होगा, अभी तक तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर हम आगे पढ़ लेते हैं तो दे सकते हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध R तथा और विद्युत वाहक बल E और टर्मिनल विभवांतर V में संबंध, आप सिंबल से समझ सकते हैं भाई, पढ़े लिखे अब आप हो गए। चलिए, तो हमें इनके बीच संबंध निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि माना किसी सेल में Q आवेश, माना किसी परिपथ में Q आवेश प्रवाहित करने पर, माना किसी परिपथ में T समय में Q आवेश प्रवाहित करने पर सेल द्वारा किया
गया कार्य क्या हो जाएगा सर? अरे अभी हमने पढ़ा ना E इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, जो Q क्या है, सेल में परिपथ में प्रवाहित किया गया आवेश, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? W इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई, W इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू ई। अब मान लीजिए Q आवेश, अब मान लीजिए कि परिपथ में, अब मान लीजिए परिपथ में I धारा, जिससे परिपथ में I धारा T समय के लिए चलती है, बहती है। Q आवेश प्रवाहित होने से क्या होती है? बहती है। तो V इक्वल टू क्या होता है? आई टी, और ये E क्या है? एक प्रकार का विभव ही है, तो E इक्वल टू भी क्या होता है बच्चों? गलत लिख दिया मैंने। Q इक्वल टू क्या होता है? आई टी। Q इक्वल टू क्या होता है? आई टी। तो फिर यहां से हम चीजें ले लेते हैं, तो हमें पता है कि W इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी होता है, तो हो जाएगा E आई टी। हमने कहा छोड़ दो, हमने कहा बस यहीं पे छोड़ दो। अब ये देखिए यहां पे हम बना लेते हैं एक सेल, और हम बोलते हैं कि सेल के बाहर जो प्रतिरोध R लगा हुआ है, इसका टर्मिनल विभवांतर V है। ठीक है, तो सेल के बाहर परिपथ में किया गया कार्य, ठीक है, तो सेल के बाहर V, सेल के बाहर R प्रतिरोध, सेल के बाहर R प्रतिरोध में किया गया कार्य। ठीक है, इसके बाहर भी कार्य होगा, तो क्या कार्य होगा? यहां पर विभव क्या है? V है। ठीक है, विभव क्या है? V है, तो कार्य क्या हो जाएगा? W इक्वल टू V आई टी। कैसे सर? यहां से हमने फिर निकाल लिया, अब बार बार निकाल के बताएंगे। V इक्वल टू में क्या पढ़ा था? W बाई क्यू, और Q क्या होता है? आई टी। मान लीजिए उसमें भी धारा I बह रही है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा सर जी? V आई टी। ये W क्या हो गया? बाह हो गया, यानी कि परिपथ में किया गया बाह कार्य। V क्या हो गया? परिपथ के बाहर किया गया कार्य हो गया। ऐसे ही अब हम बोलते हैं कि इसमें जो आंतरिक प्रतिरोध R है, इसमें भी टर्मिनल विभवांतर V डैश है, तो परिपथ के अंदर किया गया कार्य, तो सेल के अंदर किया गया कार्य, सेल के अंदर कार्य, तो क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं W अंदर, आंतरिक कार्य। तो ये क्या हो जाएगा सर? V डैश आई टी, V डैश आई टी। अब यहां पर अगर हम ध्यान दें तो हमें V डैश नहीं मालूम है। V डैश हम गणना कर सकते हैं, इसे तो हम नाप सकते हैं विभवमापी से, लेकिन इसे हम नाप सकते हैं तो सेल के अंदर है नहीं सर, तो इसको हम चेंज करते हैं। हमें पता है V इक्वल टू होता है आई आर, तो ये चीजें क्या बदल जाएंगी सर? ये हो जाएगा आई स्क्वायर, और यहाँ पे R क्या है? हमें पता है कि इस घोल की जो प्रतिरोध है आंतरिक R है, तो ये हो जाएगा सर जी आई स्क्वायर R और T। अब ये बताइए कुल कार्य है W इक्वल टू इतना, W इक्वल टू क्यू ई है, ठीक है, W इक्वल टू ई आई टी है, और बाह आंतरिक इतना है, तो क्या टोटल वर्क डन जो होगा, जो W होगा वो W बाह प्लस W आंतरिक के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल सर होगा। तो लिख लीजिए W इक्वल टू, क्या लिखना है सर? लिख लीजिए W इक्वल टू ई आई टी प्लस में, सॉरी गलत लिख दिया, ई आई टी तो W है ना, इक्वल टू में क्या हो गया सर? इक्वल टू में हो गया वी आई टी, प्लस में क्या हो गया सर? ये T ऐसे कर दीजिए, प्लस में क्या हो गया सर? आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। अब सब जगह से आई टी कॉमन ले लीजिए, तो आई टी कट जाएगा, यहां से आई टी कट जाएगा, यहां से कट जाएगा, और एक आई यहां से, एक टी यहां से, तो ई बराबर क्या बचेगा? ई बराबर बचेगा सर वी प्लस आई आर, वी प्लस आई आर। एक समीकरण इसे बना लीजिएगा। हम देख रहे हैं कि कभी भी जो टर्मिनल विभवांतर है, यहां से हमें क्या देखने को मिला? यहां से हमें देखने को मिला यही संबंध है किसमें? सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और प्रतिरोध में, सेल के टर्मिनल विभवांतर और प्रतिरोध में। ठीक है, अब कल बच्चों हम निकालना सीखेंगे आंतरिक प्रतिरोध भी, कल हम निकालना सीखेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही, ठीक है, फिर हम कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, आज हमने ये सीख लिया, अब कल हम आंतरिक प्रतिरोध भी निकालना, इसके आगे से हम करेंगे, टाइम ओवर हो गया बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों।